आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नए पाठ का अध्याय 9 जो कक्षा क्लास 9 के लिए है। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सबसे पहले इसमें बात किया जा रहा है पदार्थ की। किसकी? पदार्थ। ठीक है, सब्सटेंस क्या है, पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा होगा कि जिसे हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप 9th क्लास में आएंगे और फिर से आपसे पूछा जाएगा पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें भार हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो और कुछ स्थान घेरे, तब हम उस वस्तु को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक, अब हमारे पास पूछ रहा है कि जो पदार्थ है वो शुद्ध है या नहीं। हमारे आसपास जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसकी कुछ द्रव्यमान है, कुछ आयतन है, जो स्थान घेरता है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ हैं। उनमें पूछ रहा है कि जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध है। तो कह रहा है कि पदार्थ जो है रासायनिक आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है, गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने? 3। ऐसे सामान्य तो आप इसको 2 भाग में बांटिए, एक को कहिए शुद्ध और एक को कहिए अशुद्ध, क्योंकि हम यहां आसपास के पदार्थों को देख रहे हैं। तो एक पदार्थ को क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ, और दूसरे पदार्थ को क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ में 2 तरह के पदार्थ आते हैं, एक को कहा जाता है तत्व और दूसरे को कहा जाता है यौगिक। एक को तत्व और एक को यौगिक। जबकि अशुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के पदार्थ आते हैं जिसको कहा जाता है मिश्रण। तब ये हो गए तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब जरा ध्यान दीजिए, तत्व किसको कहा जाएगा, यौगिक किसको कहा जाएगा और मिश्रण क्या है या फिर मिश्रण किसे कहा जा रहा है। तत्व का कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हमने लिखा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, इस तरह से और भी ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। यौगिक को हमने लिखा H2O, कार्बन डाई ऑक्साइड, C6H12O6, ग्लूकोज, ये सभी क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ठीक, जबकि अगर हम मिश्रण की बात करें, किसकी बात करें? मिश्रण की बात करें तो आप पानी प्लस नमक को ले लीजिए, ठीक है, और नमक प्लस बालू को ले लीजिए। ठीक है, नमक प्लस बालू और पानी प्लस नमक। ठीक है, तो अब जरा समझिए तत्व किसको कहा जा रहा है। वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में है। क्या है? स्वतंत्र अवस्था में है, जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा विखंडित नहीं किया जाता है। जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा विखंडित नहीं किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व। वे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ हैं जो एक समान परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ सोडियम लिखा तो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन लिखा तो ये एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है, और कार्बन भी लिखा तो ये सभी एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। यौगिक किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? यौगिक। जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा विखंडित किया जा सकता है। जैसे यहां हाइड्रोजन और जल को मिलाया, किसको मिलाया? हाइड्रोजन और
जल को मिलाया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किन क्रियाओं द्वारा? रासायनिक क्रियाओं द्वारा। इन्हें हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जबकि इन्हें हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं कर सकते। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक, जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है परंतु भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। आगे देखिए मिश्रण। ठीक है, मिश्रण किसे कह रहा है? यहां हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक पानी प्लस नमक है और नमक प्लस बालू है। कह रहा कि इसमें तत्व को, यौगिक को या फिर किसी अन्य पदार्थों को क्या किया जाएगा, बिना अनुपात का, कोई निश्चित अनुपात के साथ, किसी भी अनुपात के साथ मिलाया जाएगा और जो पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, मिश्रण। इसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे हम लोग खिचड़ी अगर देखा जाए तो खिचड़ी क्या है, एक मिश्रण का उदाहरण है। इसमें चावल, हल्दी, दाल और भी बहुत सारा चीज, अगर सब्जियां मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, गोभी मिला लीजिए, आलू मिला लीजिए, और भी साग सब्जियों को क्या कर सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं। जितनी सब्जियों का आप मिलाना चाहे आप खिचड़ी में मिला सकते हैं। वो एक तरह का क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। इसी तरह से पानी और नमक भी एक मिश्रण है, नमक और बालू भी क्या है, एक मिश्रण है, जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, किस क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। अब कह रहा कि जो मिश्रण है वो दो तरह के, कितने हैं, दो तरह के। एक मिश्रण को कहा जा रहा है समांगी, क्या कहा जा रहा है, समांगी, और दूसरे को कहा जा रहा है विषमांगी। ठीक है, एक को कहा जा रहा है समांगी, ठीक है, और दूसरे मिश्रण को क्या कहा जा रहा है, विषमांगी। समांगी और विषमांगी। अब यहां हमने पानी और नमक को लिया है, ये समांगी है, नमक और बालू को लिया, ये क्या है, विषमांगी है। जरा समझिए, समांगी मिश्रण किसे कहिएगा और विषमांगी मिश्रण किसे कहिएगा। अब जरा चीनी और नमक को मिलाइए, चीनी और नमक को मिलाइए, तो चीनी और नमक को जब मिलाइएगा तो उसके, या पानी और नमक को, तो नमक के जितने सभी घटक, नमक के सभी घटक पानी के सभी घटकों के साथ समान मात्रा में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर एक बूंद पानी और नमक के एक बूंद को आप चखते हैं, जितना स्वाद आता है उतना ही एक गिलास पानी और नमक मिलाए गए का स्वाद भी आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पानी के कण के साथ नमक का प्रत्येक कण बराबर मात्रा में क्या है, मिला हुआ है, निश्चित मात्रा में मिला हुआ है, तब हम उसको क्या कहेंगे, समांगी। कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांगी। विषमांगी। अब नमक और बालू को देखिए, क्या नमक और बालू के, या बालू या नमक के समान घटक एक साथ मिले होंगे, नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। एक और उदाहरण देखिए, पानी और तेल को मिलाइए, पानी और तेल को मिलाइए, तो क्या पानी और तेल आपस में मिल पाएंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तब ये कौन से हैं, विषमांगी मिश्रण है। कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक, तो इस तरह से आपने समझा कि जो पदार्थ है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर दो जो हमारे आसपास हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो आपने देखा कि हमारे पास, हमारे आसपास पदार्थ हैं कैसे, शुद्ध, जिनको तत्व और यौगिक कहा जा रहा है। अशुद्ध रूप में कौन सा है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तत्वों को तीन वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, तीन वर्गों में। एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया अधातु, ठीक है, और एक को कहा गया उपधातु। ठीक है, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहां हम लोग देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। ठीक, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। चलिए इनके बीच अंतर को देखते हैं। मिश्रण और यौगिक के बीच क्या अंतर, पहला अंतर क्या दिख रहा है इसमें,
कह रहा है कि तत्व या यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं? मिश्रण में नहीं करते हैं। जैसे अगर हम पानी और चीनी को मिला दिए, पानी और चीनी को क्या किया? मिला दिया, तो हमें एक नया पदार्थ मिला? नहीं मिला। ठीक है, मिला? नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो एक नया पदार्थ हमें मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। और मिलने के बाद क्या मिला? जल मिला, H2O। क्या मिला? H2O। ठीक, तो एक नए यौगिक का निर्माण हुआ। मिश्रण में देखिए कर इसका संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब हम संगठन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, या फिर वो बदल सकता है। किसका? मिश्रण में। जैसे अगर हम चीनी मिलाया, पानी मिलाया, नमक भी मिला दिए, ठीक है, बालू भी मिला दिया, और भी कुछ कुछ क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, जिससे वो क्या हो सकता है? परिवर्तन होता चला जाएगा। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, मतलब वो बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया गया तो जो जल बना वो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। क्या हो गया? अस्थायी। अब ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नंबर 2 था। इनमें उपस्थित संगठक अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं मतलब जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि अगर आप नमक को और चीनी को और पानी को एक साथ मिलाइए तो आपको नमक का भी स्वाद मिलेगा, चीनी का भी स्वाद मिलेगा, और जो पानी है वो तो है ही, तो आपको सबको स्वाद मिल रहा है। मतलब इसका मतलब कि जो नमक है और जो चीनी है उन सबके गुणधर्म क्या हो रहे हैं? प्रदर्शित हो रहे हैं। जबकि नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब देखो ना, ये दोनों गैस थे, ये किस में हो गए? द्रव में हो गए। क्या हो गए? द्रव में। अब इनका अनुपात और इन दोनों का अनुपात अलग, इन दोनों का गुणधर्म अलग और इन दोनों का गुणधर्म अलग। ठीक, ऑक्सीजन जलने में क्या है? सहायक है। क्या है? जलने में सहायक है। जबकि हाइड्रोजन बुझाने में क्या है? सहायक है। इसी तरह से जल है। कह रहा कि नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तीसरा ये तो हो गया। चौथा, घटकों को भौतिक क्रिया द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। अगर हम नमक को और पानी को एक साथ मिलाएं तो गर्म करके आसानी से क्या कर सकते हैं? नमक को अलग और पानी को अलग। पानी भाप बनकर खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या? शेष नमक बचेगा। लेकिन इनमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। कि जो घटक है उनको केवल रासायनिक क्रियाओं द्वारा या फिर रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जबकि इसे भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा या भौतिक क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक, तो आज हमने देखा जो पदार्थ है, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या फिर कोई बहुत सारे अशुद्ध है। अशुद्ध में कौन कौन से, शुद्ध में कौन कौन थे, और फिर हमने देखा मिश्रण और यौगिक के बीच अंतर। ठीक है, इसके बाद और भी टॉपिक है, छोटा सा उसको देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है शुद्ध पदार्थ के प्रकार। हमने देखा एक तत्व और एक यौगिक। यौगिक के विषय में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं तत्व के विषय में। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं ये भी हमने आपको बताया कि तत्व भाई किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो तत्व है वो 3 तरह के। कितने हैं? 3 तरह के। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, ये सभी क्या है? तत्व के प्रकार है। ठीक, अब देखते हैं धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। ठीक है, चलिए, ये सभी तत्व के वे प्रकार। अब इन दोनों में अगर हम अंतर देखें धातु और अधातु में, तो आप बता सकते हैं धातु जो होते हैं इनमें एक खास चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। जबकि अधातु अचमकीय होते हैं, मतलब उसमें कोई चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। ठीक है, किसमें नहीं होती है?
अधातु में। ठीक है, नंबर 2 देखिए इन दोनों के बीच अंतर। कह रहा है कि धातु के पास एक खास ध्वनि होती है। क्या होती है? एक खास ध्वनि होती है। जैसे अगर हम चमक की बात करें उदाहरण के तौर पे, तो सोना लीजिए, चांदी लीजिए, तांबा लीजिए, लोहा लीजिए, कॉपर लीजिए, या और भी बहुत सारे धातु को लीजिए, तो उसमें एक खास क्या मिलेगी? चमक मिलेगी, सबका अलग अलग कलर होगा। जबकि अधातु में कोई चमक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन है अधातु? कौन है? सामान्यतः जो गैस है, सामान्यतः जो गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप कार्बन ले सकते हैं, कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सभी गैस है। नियोन, हीलियम। ठीक है, ये सभी क्या है? गैस है, जिनमें कोई चमक नहीं होता। ये सभी क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। करा कि अधातु में कोई ध्वनि नहीं होती है, ध्वनि नहीं होती, मतलब इनमें कोई खास ध्वनि नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? अधातु में। और भी देखिए गुण। करा कि जो धातु है वे आघातवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? आघातवर्ध होते हैं। जबकि अधातु जो है वो भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर। ये आघातवर्ध और ये भंगुर। अब आघातवर्ध क्या है और भंगुर क्या है? ये एक प्रकार का गुण है। जैसे अगर धातुओं को चोट किया जाए, क्या किया जाए? चोट किया जाए, मतलब हथौड़े से क्या किया जाए? मारा जाए। ठीक है, तो वो टुकड़े टुकड़े में नहीं होंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो घातों को क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं ना। उनमें क्षमता है, घातों को, चोटों को क्या सहने की क्षमता है। किसमें? धातुओं में। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं है। धातुओं को अगर हथौड़े से मारा जाए या उसको चोट किया जाए तो वो कई टुकड़ों में क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। और वो बटने की जो क्रिया है क्या कहलाएगी? गुण जो है वो क्या कहलाएगी? भंगुर। क्या? भंगुर। ठीक, आइए हम देखते हैं अगला गुण, 4 नंबर। कह रहा कि जो धातु हैं वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। जबकि अधातु क्या है? कुचालक होते हैं। चालक पदार्थ वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या फिर एक सिरा से दूसरे सिरा तक, जैसे अगर लोहे के एक भाग को यहां प्लस कीजिए तो यहां भी प्लस मिलेगा, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, मतलब आसानी से विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो जा रही है। जबकि अधातु के तौर पे अगर आप लकड़ी लेते हैं या फिर प्लास्टिक लेते हैं, यहाँ पे प्लस रखिए, इधर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये धातु जो है विद्युत धारा का और उष्मा का दोनों का क्या है? चालक है। जबकि जो अधातु है वो उष्मा का भी और विद्युत धारा का भी क्या है? को चालक है, मतलब उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा और विद्युत धारा को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, धातुएं प्रायः किस अवस्था में होती हैं? सॉरी, ये जो धातुएं किस अवस्था में होती हैं? प्रायः ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, इसका एक अपवाद है पारा। क्या है? पारा, जो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस में होता है? द्रव। यहां लिख दीजिए अपवाद, अपवाद में लिखिए पारा। ठीक है, ये किस में होता है? द्रव अवस्था में होता है। जबकि जो अधातु है क्या है? अधातु है, ये सामान्यतः क्या होता है? ठोस अवस्था में नहीं, या तो गैसीय अवस्था में या फिर द्रवीय अवस्था में, या फिर द्रव के रूप में मिलेंगे या फिर गैस के रूप में मिलेंगे। सामान्यतः सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में होता है। किसमें होता है? गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, इनमें भी एक अपवाद है। वो अपवाद कौन है? वो अपवाद है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है? ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या है? सुचालक है, मतलब विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और एक अपवाद है जिसका नाम है आयोडीन। क्या? आयोडीन। ये भी अधातु है। क्या है? अधातु है और ये चमकीला होता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है। लेकिन सामान्यतः जो अधातु है चमकीला नहीं होते हैं। ये अपवाद हो गया। आयोडीन चमकीला होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ कितने गुणधर्म को देखा? 5 गुणधर्म। कितना?
5। और एक दो गुणधर्म को देख लेते हैं। अगर हम बात करें तन्यता की, तो इनमें तन्यता होती है जबकि इनमें तन्यता नहीं होती है। तन्यता मतलब होता है घिंचाव। क्या होता है? घिंचाव। ठीक है, क्या घिंचाव? देखो ना, जितने तार बनते हैं किसके बनते हैं? धातुओं के बनते हैं। किसके बनते हैं? धातुओं के बनते हैं। कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, ठीक है, और भी कई धातुओं का तार होता है। जबकि अधातु का, उसमें तन्यता का गुण पाया नहीं देता। उसको ऐसे खींचोगे, लंबा करोगे तो वो होगा ही नहीं, टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, और इनमें पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से कितने? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। लेकिन हम लोग खींचते नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना क्या है? काफी महंगा है। तार खींच दिया जाए तो पता चलेगा दिन और रात क्या होगा? चोरी होगी। लोग तार काट के क्या होगा? लेकर चले गए। ठीक, इस तरह से हमने धातु और अधातु के विषय में पढ़ लिया कि जो धातु है किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। वे तत्व जिनमें चमक हो, खास ध्वनि हो, आघातवर्ध हो, चालक हो, ठोस हो और तन्यता हो, उसको क्या कहेंगे? धातु। वे तत्व जिनमें चमक नहीं होता है, ध्वनि नहीं होता है, भंगुर होते हैं, कुचालक होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, तन्यता नहीं होती है, वे क्या कहलाएंगे? अधातु। अब हम लोग देखते हैं उपधातु। किसको? उपधातु। सबसे पहले उपधातु कहते किसको है? जिसमें धातुओं का गुण, जिसमें धातुओं का गुण और अधातुओं का गुण दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब इसमें धातु का गुण, ठीक है, धातु का गुण और अधातु का गुण, अधातु का गुण पाया जाता है। मतलब ये ऐसे हैं जिनमें कुछ धातु का गुण और कुछ अधातु का गुण क्या होगा? पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं बुरान। क्या ले सकते हैं? बुरान, सिलिकॉन, बुरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो तत्व हैं, अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं, उनकी संख्या 118 है। कितनी है? 118 है। अब इससे संबंधित कुछ और तत्व देख लेते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। कह कि जो तत्व हैं, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। कितनी है? 118। तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी है? 118 है। ठीक है, जिनमें प्राकृतिक रूप से, किससे? प्राकृतिक रूप से 92 तत्व, प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल, ठीक है, मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित जो तत्व हैं उनकी संख्या कितना है? 92 है। बाकी जो तत्व हैं वो सभी क्या है? मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित है। मतलब मानव के द्वारा बनाए गए तत्व है। ठीक है, 92 प्राकृतिक और जो आएगा वो क्या होगा? मानव निर्मित। घटा लीजिए, कितना आएगा? 6 और कितना 2, 26। कितने? 26 ऐसे तत्व हैं जो मानव निर्मित क्या है? तत्व है। अब कह रहा कि जो 11 तत्व है, कितने तत्वों की संख्या कितनी? 11 जो तत्व हैं वो कमरे के तापमान पर किसमें? गैस अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? गैस अवस्था में। 11 तत्व कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, ठीक है, किस अवस्था में रहेंगे? गैस में होते हैं। किस में होते हैं? गैस में होते हैं। जबकि 2 तत्व ऐसा है, ठीक है, 2 तत्व ऐसा है, पारा और ब्रोमीन। अभी हमने कहा ना, पारा का नाम लिखा था अभी। पारा और जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर क्या होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में। जबकि जो गैलियम और सीजियम है, क्या है? गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और जो सीजियम है, इनका तापमान कमरे के तापमान
के हिसाब से इनका तापमान 303 केल्विन होता है। कितना होता है? 303 केल्विन होता है। कह रहा है कि गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 से कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 303 केल्विन के अधिकतम ताप पर ये किस अवस्था में पाए जाएंगे? गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। इस तरह से आपका जो क्लास है तत्व हमारे आसपास के पदार्थ के जो शुद्ध पदार्थ के तत्व हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, उनका जो क्लास है, पहला क्लास है ये क्या हो गया? क्लियर हो गया, जिसमें हमने पदार्थ देखा, पदार्थ में देखा अशुद्ध और शुद्ध देखा, शुद्ध कितने तरह के वो देखा, उनके बीच अंतर को समझा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो क्या हो गया? क्लियर हो। मिलता है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। ओके, बाय।